एक ऐसा नाम जो केवल नाम ही नहीं बल्कि यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम वैसे ही गुण, ये प्रूव करता है। आज की बुक समरी या बायोग्राफी एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में है। जी हाँ, आज की बुक समरी है रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो देश के सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी भी हैं और उन्हें देश के कई ऊंचे सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और देश ही क्या, वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हें सम्मानित करना अपना सौभाग्य समझती हैं। वो वाकई में एक बेदाग और अनमोल रतन है। ऐसी हस्तियां सदियों में एक ही बार जन्म लेती हैं। आज की ये समरी रतन टाटा के प्रति गीगल टीम का एक थैंक यू जेस्चर ही है। रतन टाटा, जो कि एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर और समाज सेवी कहे जाते हैं, आइए उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताती ये बुक समरी शुरू करते हैं। रतन टाटा के नाम से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनके दिलचस्प सफर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या आप भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्होंने टाटा को ग्लोबल बिजनेस में बदल दिया? क्या आप टाटा नैनो द पीपल्स कार के पीछे के आदमी को जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ में बने रहें और इस समरी को सुने। एक नामी ग्रामी बिजनेसमैन होने के अलावा रतन टाटा एक परोपकारी इंसान और भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाले शख्स भी हैं। आइए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। ये चैप्टर रतन टाटा के शुरुआती जीवन के बारे में है। उनकी कहानी उस अहम दौर से बदलने लगी थी जब उनके माता पिता का तलाक हो रहा था। इस चैप्टर में उनके एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। इसमें उनके पालन पोषण के शानदार तरीके का भी जिक्र है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई कहलाता है, में हुआ था। वो नवल टाटा के बेटे हैं जिनका जन्म सूरत में हुआ था। उनकी पहली भाषा गुजराती है और वे पारसी धर्म का पालन करते हैं। वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और परोपकारी लोगों के मशहूर परिवार टाटा परिवार के खानदान से हैं। रतन जन्म से ही टाटा थे, यानी उनकी दादी टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा की पत्नी हीराबाई टाटा की बहन थी। उनके दादा हॉर्मुस जी टाटा भी टाटा परिवार से थे। रतन के माता पिता नवल टाटा और सुनी 1948 में अलग हो गए थे। उस समय रतन सिर्फ 10 साल के थे। उसके बाद उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा, जो कि सर रतन टाटा की विधवा थीं, उन्होंने उन्हें पाला और बाद में उन्होंने कानूनी तौर पर रतन टाटा को जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से गोद ले लिया। उनका पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जो उनके पिता और सौतेली मां सिमोन टाटा के बेटे हैं, के साथ हुआ था। टाटा परिवार से आने वाले रतन टाटा का पालन पोषण कितने ऐशो आराम में हुआ होगा, अब ये तो जाहिर सी बात है। उन्होंने अपना बचपन मुंबई की एक सफेद आलीशान हवेली टाटा पैलेस में बिताया। ये बताया जाता है कि वो रोल रॉयस में स्कूल जाया करते थे। क्योंकि उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रतन टाटा उनके बहुत करीब थे और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाने का श्रेय वो अपनी दादी को देते हैं। उन्हें शुरुआती एजुकेशन कैंपियन स्कूल मुंबई से मिली। इसके बाद उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और फिर बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पढ़ाई की। रतन टाटा ने 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन की। इसके बाद 1962 में वे आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथका न्यूयॉर्क चले गए। फिर 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मैसाचुसेट्स का 7 हफ्तों का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड किया, बिजनेस वेंचर्स। तो यहां तक हमने सुना उनकी पढ़ाई और उनके एजुकेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बिजनेस वेंचर्स। ये चैप्टर रतन टाटा के बिजनेस वेंचर्स के बारे में है। इसमें हम टाटा की ग्लोबलाइजेशन की जर्नी के बारे में जानेंगे।
इस चैप्टर में उनके कुछ बेहद रिस्की और इनोवेटिव बिजनेस डिसीजंस के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से टाटा सक्सेसफुल हुए। इसमें हम टाटा नैनो के लॉन्च के बारे में भी जानेंगे, जिसे अब तक की सबसे सस्ती कार करार दिया गया था। 1961 में टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद रतन टाटा को टाटा स्टील जमशेदपुर डिवीजन में चूना, पत्थर, फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में प्रमोट किया गया। 2 दशक बाद 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स की चेयरमैन पोस्ट को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस किया। इस तरह टाटा ग्रुप के ग्लोबलाइजेशन की जर्नी की शुरुआत हुई। सबसे पहले रतन टाटा ने कंपनियों के नंबर को 300 से कम करके टाटा ग्रुप में सुधार करने की शुरुआत की। उन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिटायरमेंट एज भी सेट की। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू और प्रॉफिट 40 और 50 गुना बढ़ा और ग्रुप $100 बिलियन के बिजनेस में बदल गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पब्लिक होने की वजह भी रतन टाटा ही थे। इतना ही नहीं, उनकी देखरेख में टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया, जिससे इसे दुनिया भर में पहचान मिली। उनकी लीडरशिप में ग्रुप ने काफी निडरता से रिस्की फैसले लेते हुए बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज को खरीदा। 2000 में टाटा ग्रुप ने $407 मिलियन में यूके की टेटली टी को खरीदा। 2004 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को साउथ कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी डेवू कमर्शियल व्हीकल्स को $102 मिलियन में खरीदने के लिए कहा। 2007 में टाटा स्टील ने $11.3 बिलियन में कॉर्पस ग्रुप, जो कि एक एंजेलो डच स्टील बनाने वाली कंपनी है, को खरीदा। ये किसी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर है। इसके अलावा 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा था, जिसमें रतन टाटा खुद शामिल थे। ये सभी बड़े ही बोल्ड बिजनेस डिसीजन थे, जिनका मकसद टाटा को ग्लोबल बिजनेस में बदलना था, जिसमें 100 से ज्यादा देशों में सेल्स और ऑपरेशंस से 65% का रेवेन्यू मिला था। 23 मार्च 2009 को रतन टाटा ने नैनो को लॉन्च किया, जो कि एक छोटी पॉड के शेप की कार थी, जिसकी कीमत $1 लाख या लगभग $2000 थी। इसे पीपल्स कार कहा जाता था और इसे भारत में मिडिल और लोअर इनकम वाले लोगों को किफायती ट्रांसपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स को ग्लोबल स्टेज पर ले गया था। रतन टाटा के इस आइडिया के पीछे इंस्पिरेशन एक 4 लोगों का परिवार था, जिसे उन्होंने मुंबई में बरसात के मौसम के दौरान मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। उस परिवार को एक साथ 2 व्हीलर पर घूमते देखकर उन्हें चिंता हुई, जो फाइनली उन्हें टाटा नैनो बनाने के कॉन्सेप्ट की ओर ले गई। उन्होंने सुझाव दिया कि नैनो में सिर्फ एक विंडशील्ड वाइपर होना चाहिए। इससे भी इसकी कीमत में कमी आई। टाटा नैनो के लॉन्च के बाद 2009 में भारत में पीपल्स कार की सेल्स में बढ़त हुई। टाटा नैनो से पहले रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में भारत को अपनी पहली स्वदेशी डेवलप्ड कार टाटा इंडिका दी थी। टाटा ग्रुप की 50 साल तक सेवा करने के बाद रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में पद छोड़ दिया था। उन्होंने साइरस मिस्त्री को हटा दिए जाने के बाद 2016 में 2.5 महीने के लिए टाटा ग्रुप के इंटरिम या कुछ समय के लिए चेयरमैन के रूप में भी काम किया। 12 जनवरी 2017 को एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। रिटायरमेंट के बाद से रतन टाटा ने स्नैपडील, टी बॉक्स, कैश करो, ओला कैब्स, शाओमी, नेस्टवे और डॉग स्पॉट जैसे कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। टाटा मोटर्स ने सानंद, गुजरात के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए। इसके बारे में रतन टाटा ने कहा कि टिगोर भारत के इलेक्ट्रिक सपने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब नेक्स्ट चैप्टर है टाटा सन्स वर्सेस साइरस मिस्त्री।
ये चैप्टर रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद टाटा के इंटरिम चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका के बारे में है। इसमें साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने का भी जिक्र है। रतन टाटा के टाटा ग्रुप से चेयरमैन पोस्ट से हटने के बाद उन्होंने साइरस मिस्त्री को इस पद के लिए चुना था, लेकिन 24 अक्टूबर 2016 में ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पोस्ट से हटाने के लिए वोट किया। इस फैसले को तुरंत लागू किया गया और साइरस को फरवरी 2017 में हटा दिया गया। इसके बाद रतन टाटा को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया था। दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि साइरस मिस्त्री को हटाना लीगल नहीं था और उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में लौटने की परमिशन दी जानी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए टाटा ग्रुप की अपील पर सुनवाई की। इस मामले में खुद रतन टाटा शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एक अलग मामला दायर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में साइरस मिस्त्री को फिर से टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाने के एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगा दी। रतन टाटा के द्वारा लिए गए इंपॉर्टेंट फैसलों को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज फिलैंथ्रोपी। ये चैप्टर रतन टाटा के सामाजिक योगदान के बारे में है। इसमें हम उनके द्वारा एजुकेशन और डेवलपमेंट की फील्ड में किए गए काम के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर टाटा ग्रुप के जन कल्याण के प्रोजेक्ट के बारे में भी है, जो कि उनकी लीडरशिप में फली फूली। जहां समाज सेवा की बात आती है, वहां सबसे आगे रहने वाले नामों में से एक नाम रतन टाटा का है। वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, हेल्थ और गांवों के डेवलपमेंट के पक्के सपोर्टर हैं। रतन टाटा ने दूर दराज के इलाकों में साफ पानी की सप्लाई के लिए कैपेसिटेटिव डीआयोनाइजेशन डेवलप करने में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की इंजीनियरिंग टीम को काफी सपोर्ट किया। टाटा ग्रुप के जन सेवा कल्याण डिपार्टमेंट टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फंड ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को भारत के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प देने में मदद करता है। एक बार में यह स्कॉलरशिप फंड 20 स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। 2010 में रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए $50 मिलियन का डोनेशन दिया था। रतन टाटा के नाम पर इसका नाम टाटा हॉल रखा गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक रिसर्च फैसिलिटी के लिए कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी को एक कंपनी की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा दान दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने $35 मिलियन का डोनेशन दिया था। इसके अलावा 2014 में टाटा ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन बनाने के लिए $950 मिलियन का दान दिया था। ये इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में किया गया सबसे बड़ा दान है। रतन टाटा के मैनेजमेंट के अंडर टाटा ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन बनवाया। TCTC के फॉर्मेशन के पीछे का फोकस था जिन कम्युनिटीज के पास साधन यानी कि रिसोर्सेस कम हैं, उनके सामने आने वाली मुश्किलों से निपटना। प्रोजेक्ट का मेन फोकस पॉइंट भारत था। रतन टाटा ने स्वच्छ नाम के एक वाटर प्यूरिफायर को डेवलप करने के लिए पुणे के डिजाइनर्स के साथ मिलकर काम किया। ये एक इंडियन मेड सब 1000 वाटर प्यूरिफायर है और इस प्लान का मकसद था दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना। आज तक रतन टाटा टाटा ग्रुप फाउंडर्स के चैरिटी ग्रुप टाटा ट्रस्ट के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों में कुपोषण, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल, पढ़ाई और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए काम करता है। सामाजिक मुद्दों को लेकर रतन टाटा की चिंता उनके काम में साफ नजर आती है। ये वो परेशानियां हैं जिसका सामना ज्यादातर भारतीय रोज करते हैं। बोर्ड मेंबरशिप एंड एफिलिएशन।
इस चैप्टर में रतन टाटा ने किन किन पदों पर काम संभाला है उस बारे में बताया गया है। इसमें उन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है जिनमें उन्होंने भारत और विदेशों में सेवा की है। एक लीडर के रूप में उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, आप इस बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा वे कई यूनिवर्सिटीज में ट्रस्टी का रोल भी निभा चुके हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस हैं, यानी रिटायर होने के बाद भी उन्होंने चेयरमैन का पद संभालने में अपना योगदान दिया। उन्होंने 1991 से 2012 तक चेयरमैन के रूप में काम किया है। वो आज भी टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन जी टाटा ट्रस्ट और उनसे जुड़े ट्रस्टों के हेड बने हुए हैं। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में उनकी 66% की हिस्सेदारी है। रतन टाटा ने भारत और विदेशों में कई अलग अलग एसोसिएशंस में काम किया है। वो प्राइम मिनिस्टर की ट्रेड एंड इंडस्ट्री और द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के मेंबर भी हैं। वो दुनिया के बड़े ऊंचे आर्किटेक्चर प्राइज, द प्राइज टेकर आर्किटेक्चर प्राइज के पैनल में जूरी के रूप में काम करते हैं। रतन टाटा अलोका इंक और मॉन्डलेज इंटरनेशनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ईस्ट वेस्ट सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में भी काम करते हैं। एक ट्रस्टी के रूप में वो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर हैं। रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बोर्ड ऑफ डीन्स एडवाइजर्स के भी मेंबर हैं। बॉक्कोनी यूनिवर्सिटी में वो इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बोर्ड मेंबर के रूप में काम करते हैं। 2006 से वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं। 2001 से 2006 तक वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एशिया पैसिफिक एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे। वो 2013 में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस बोर्ड के मेंबर बने थे। रतन टाटा को फरवरी 2015 में कलारी कैपिटल में एक एडवाइजर की पोजीशन दी गई थी। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप से हटाए जाने के बाद रतन टाटा 2016 में इंटरिम चेयरमैन यानी कुछ समय के लिए चेयरमैन की कुर्सी का भार संभाला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। इस चैप्टर में रतन टाटा को जिन अवार्ड्स और सम्मान से सम्मानित किया गया है उसकी चर्चा की गई है। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। इस चैप्टर में रतन टाटा को दुनिया भर के कई अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिले ऑनरेरी डिग्री के बारे में भी बताया गया है। रतन टाटा को कई नामी ग्रामी और बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें कई अलग अलग सरकारों और यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड से नवाजा गया है। ऐसे बस चंद लोग ही होते हैं जिन्हें इतना मान सम्मान मिलता है। भारत सरकार ने सन 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये दोनों भारत में दूसरे और तीसरे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। 2004 में यूरुग्वे की सरकार ने उन्हें मेडल ऑफ ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे से सम्मानित किया था। 2008 में सिंगापुर सरकार ने उन्हें ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्हें 2009 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का ऑनररी नाइट कमांडर बनाया गया था। 2009 में उन्हें इटालियन रिपब्लिक के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर होने का सम्मान दिया गया था। 2012 में जापानी सरकार ने रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का ग्रैंड कॉर्डन बनाया और 2014 में उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के सबसे एक्सीलेंट ऑर्डर का ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस बनाया गया था। फ्रांस सरकार ने 2016 में रतन टाटा को लीजन ऑफ ऑनर का कमांडर बनाया था। इसके अलावा रतन टाटा को कई ऑनररी डॉक्टरेट भी मिली हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने 2001 में रतन टाटा को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। उन्हें 2004 एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया।
यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक ने उन्हें 2005 में ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस से सम्मानित किया। 2006 में उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से भी ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि मिली। इसके अलावा 2007 में रतन टाटा को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से ऑनररी फेलोशिप मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने उन्हें 2008 में ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित किया। 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस से सम्मानित किया। 2010 में पेपरटाइन यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ का टाइटल दिया। बाद में 2012 में रतन टाटा को द रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने ऑनररी फेलो के रूप में सम्मानित किया। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस ऑनरिस कासा से सम्मानित किया। 2013 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने उन्हें फॉरेन एसोसिएट बनाया था। उसी साल कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने रतन टाटा को ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस से सम्मानित किया। 2014 में उन्हें एक और ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस का सम्मान मिला, इस बार सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से। उन्हें यॉर्क यूनिवर्सिटी ने भी ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित किया। 2015 में रतन टाटा को क्लेमसन यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग से सम्मानित किया। फिर 2018 में उन्हें स्वैनसी यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। डॉक्टरेट के अलावा रतन टाटा को पिछले कुछ सालों में कई अवार्ड मिले हैं। 2005 में उन्हें बीनाई पीरियड इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले साल उन्हें यूथ ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पिरेशन और रिकॉग्निशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म अवार्ड मिला। उन्हें 2007 में कार्नेगी एंडोमेंट से इंटरनेशनल पीस के लिए कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को 2008 में द परफॉर्मेंस थिएटर ने इंस्पायर्ड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया था। 2009 में उन्हें इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। 2010 रतन टाटा के लिए अवार्ड्स का साल था। उन्हें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने हैड्रियन अवार्ड, बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन ने ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड, येल यूनिवर्सिटी ने द लेजेंड ऑफ लीडरशिप अवार्ड और एशियन अवार्ड्स ने द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। 2013 में इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव ने उन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द डिकेड के रूप में सम्मानित किया था। 2013 में अर्नस्ट एंड यंग ने उन्हें द अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। रतन टाटा को 2014 और 2015 में बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन से सायाजी रत्न भी दिया गया था। अवार्ड्स और अचीवमेंट के बाद आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ये चैप्टर रतन टाटा के शर्मीले स्वभाव के बारे में बताता है। इसमें उनके सादगी से भरे रहन सहन और वो समाज में चल रही चीजों के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका भी पता चलता है। ये चैप्टर इस बात पर भी चर्चा करता है कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। ये बात जग जाहिर है कि रतन टाटा कितने दयालु और बड़े दिल वाले इंसान हैं। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जा रहे थे, ये सब वो अपनी निगरानी में करवा रहे थे। उस दर्दनाक घटना में जितने भी लोग शामिल हुए थे या किसी भी तरह की तकलीफ में थे, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। रतन टाटा बहुत ही ऊंची शख्सियत हैं, जो मॉरल वैल्यूज और संस्कारों को सबसे आगे रखते हैं। भले ही उनके पास $300 मिलियन की प्रॉपर्टी है, फिर भी वो टाटा ग्रुप के 1% से भी कम शेयर्स के मालिक हैं। और तो और वो इतने विनम्र हैं कि किसी लग्जरी कार के बजाय टाटा सेडान का इस्तेमाल करते हैं।
वो मानवता को फाइनेंशियल प्रॉफिट से ऊपर रखने में विश्वास रखते हैं। रतन टाटा भारत के दूर दराज के गांव और इलाकों में लोगों को बेहतर और आसान जिंदगी देने वाले कई चैरिटी के कामों में भी शामिल हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, भले ही वो 4 बार शादी करने के करीब आ चुके थे। एक बार उन्हें लॉस एंजल्स की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो भारत नहीं आ सकी और वो वहां नहीं रह सके, इसीलिए उनका रिश्ता अधूरा रह गया। और इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बावजूद रतन टाटा ने 2 घर डिजाइन किए हैं, एक उनकी मां के लिए और एक खुद के लिए। इसके अलावा वो एक ट्रेन्ड पायलट भी हैं। वो 8 फरवरी 2007 को F-16 उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। रतन टाटा लाइमलाइट और मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। वो अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं, एक ऐसा गुण जो कई लोग पाना चाहते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं उस मोड़ पर जिसे हम कंक्लूजन का नाम देते हैं। इस समरी में आपने रतन टाटा की जिंदगी के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में जाना। आपने उस शख्स के बारे में जाना जिनके कारण आज टाटा ग्रुप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको उन अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पता चला जिनकी वजह से टाटा ग्रुप ने असीम कामयाबी पाई। इसके अलावा आपको भारत के ऐसे परोपकारी और समाज सेवी इंसान के बारे में पता चला जिनके पास इतनी दौलत है कि शायद उसे गिन पाना भी संभव नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा ही सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा नाम है जिनके लिए हर एक का दिल सम्मान से झुक जाता है, हर एक का दिल प्यार से भर जाता है। ऐसी शख्सियत वाकई में सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। कैसी लगी ये बुक समरी, ये पूछना तो बेमानी होगा। हाँ, उनकी जिंदगी या उनके द्वारा लिए गए बिजनेस डिसीजन या इस बुक समरी में से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट